सार, सार का मतलब होता क्या है? फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा और लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। व्हाट इज सार? सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब होता है इसेंस, है ना? सार, जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया, लास्ट में बोला कि इसका सार बता दो, सेंस, है ना? संक्षिप्त। एग्जाम में ये लिखेंगे सार का मतलब संक्षिप्त। सार का मतलब किसी भी चीज की अच्छी अच्छी चीजें, बेस्ट पोर्शन। किसी भी चीज की अच्छी अच्छी चीजें मतलब बेस्ट पोर्शन, मतलब उत्कृष्ट अंश। संस्कृत भाषा बोलेंगे क्या? उत्कृष्ट अंश। when we say धातु सार, तो इसका मतलब धातुओं का उत्कृष्ट अंश। जैसे कि हमें पता है धातु कितनी होती है? सात। कितनी होती है? सात। तो जब हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसमें कोई भी, मैं या कोई भी, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये रससार पुरुष है, या फिर रक्तसार पुरुष है, या फिर मांससार पुरुष है, या फिर मेघसार पुरुष है, या फिर अस्थिसार पुरुष है, या फिर मज्जासार पुरुष है, या फिर शुक्रसार पुरुष है। when we say like this, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर, when we say रससार पुरुष है, उस व्यक्ति के अंदर रस धातु बहुत अच्छे से उत्कृष्ट अंश में प्रेजेंट है। समझ आएगी? when we say मांससार पुरुष है, मतलब उसके अंदर मसल्स वेल डेवलप्ड हैं, उसके अंदर मांस धातु जो है वो अपने उत्कृष्ट अंश के साथ प्रेजेंट है। ठीक है? हाँ, when we say मेघसार पुरुष है, मतलब उसके अंदर मेघ धातु उत्कृष्ट अंश में प्रेजेंट है। तो सार का मतलब इसेंस, उत्कृष्ट अंश, मतलब जिस धातु सार की हम बात करेंगे उस व्यक्ति के अंदर वो धातु अपने बेस्ट पोर्शन में, अपने बेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। व्हाट इट समझाया? नाउ जैसे मॉडल में क्या होता है, किसी के पास दवाई लेने जाओ, अगर मतलब पेट में दर्द है तो ज्यादातर वो पेट की एग्जामिनेशन करेगा, इज इट नॉट? यस। किसी खांसी वासी है ज्यादा वो लंग्स की एग्जामिनेशन करेगा, हार्ट चेक कर लेगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ एलोपैथिक साइंस। बट आयुर्वेद में क्या है कि कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी में उस बीमारी की एग्जामिनेशन करने के लिए आचार्य चरक ने 10 विध परीक्षा बताई है। 10 विध परीक्षा, नाम हमें बताया है। 10 मतलब 10, विध मतलब टाइप्स, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे खांसी आ रही हो, चाहे बुखार आ रहा हो, कोई भी बीमारी हो, पेशेंट को दवाई देने से पहले उस व्यक्ति की 10 विध परीक्षा करनी चाहिए। हाँ, तो व्हाट इज 10 विध परीक्षा? मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा टॉपिक नहीं। तो 10 विध परीक्षा बेसिकली व्हाट इट इज कि किसी भी पर्सन को बिफोर गिविंग द मेडिसिन, दवाई देने से पहले उस व्यक्ति की 10 विध परीक्षा करनी चाहिए, जिसमें 10 तरह के मेथड्स हैं, 10 मेजर्स हैं that should be examined before giving the treatment। ठीक है? ठीक है? One among that is सार परीक्षा। उनमें से एक है सार परीक्षा। जब हम किसी भी व्यक्ति को दवाई देते हैं तो दवाई देने से पहले हमें उस व्यक्ति को एग्जामिन करना पड़ता है ना? तो उसमें 10 तरीके हैं, 10 चीजें हैं जो हमें एग्जामिन करनी होती हैं। उनमें से जो एक चीज है that is सार परीक्षा। When the question will come in the exam, how you will write? You will write आचार्य चरक ने चरक संहिता विमान स्थान 8 चैप्टर में 10 विध परीक्षा के अंतर्गत सार परीक्षा का वर्णन किया है। आचार्य चरक has described assessment of SAR under the heading of 10 विध परीक्षा in विमान स्थान of चरक संहिता। ठीक है? फाइन। हाँ, अब सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब होता है उत्कृष्ट अंश। तो जब कोई धातु आपकी बॉडी में उत्कृष्ट अंश में उपस्थित होती है तो उसको हम उस धातु का सार कहते हैं। समझाइए किसी बात छोटी सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे एक दूसरा टर्म है आयुर्वेद में प्रकृति। क्या टर्म है? प्रकृति। इन द सेम वे आप किसी व्यक्ति की प्रकृति जाननी है आपको। प्रकृति क्या होता है मैंने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति, प्रकृति का मतलब पर्सनालिटी, प्रकृति का मतलब पर्सनालिटी, तो जैसे किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी जाननी है तो हम क्या कैसे जानेंगे? दोषों को एग्जामिन करके।
मतलब अगर किसी बॉडी व्यक्ति में वात दोष बढ़ा है तो उसका जो नेचर होगा वो वात जैसा होगा। किसी की बॉडी में पित्त दोष बढ़ा है तो उसका जो नेचर होगा पित्त जैसा होगा। अगर किसी की बॉडी में कफ दोष बढ़ा है तो उसका जो नेचर होगा कफ जैसा होगा। दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वात बढ़ा है और वात जैसा व्यक्ति है, सिर्फ पित्त बढ़ा है और पित्त जैसा व्यक्ति है, सिर्फ कफ बढ़ा है और कफ जैसा व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है फिर? ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक दोष, मतलब दो दोष भी हो सकते हैं या फिर तीन दोष भी हो सकते हैं, वो तीनों मिलके उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? हम तो पैदा हुए जी, डिसाइड कैसे करेंगे? तो जब मदर और फादर फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो मदर का ओवम और पापा का स्पर्म, तो उस स्पर्म के अंदर और उस ओवम के अंदर जो दोष ज्यादा थे, उनके आधार पे, और जब कंसीव हो गया तो मम्मी ने जो खाना पीना खाया, जिस इन्वायरमेंट में वो रही, उसके आधार पे जो बेबी पैदा होगा उस बेबी की पर्सनालिटी डिसाइड होगी। समझ आया? So what I said, at the time of fertilization, the dosha which are present in the predominance stays in the sperm and the ovum that will decide the personality of a baby. So there is a श्लोक in Ayurveda, शुक्र शोणित संयोगे भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायते। तो प्रकृति मतलब पर्सनालिटी, जायते मतलब उत्पन्न होती है, जायते मतलब उत्पन्न, ओरिजिन, जायते मतलब ओरिजिन, उत्पन्न होती है। तो सेकंड लैंग्वेज में समझ आ गई, क्या समझ आई? प्रकृति जायते मतलब प्रकृति उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? बोलो फर्स्ट लाइन क्या कहती है? शुक्र शोणित संयोगे। व्हाट इज दिस शुक्र? शुक्र का मतलब स्पर्म। व्हाट इज दिस शोणित? शोणित का मतलब ओवम। संयोगे कॉम्बिनेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन शुक्र और शोणित जब कंबाइन करते हैं, जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं, शुक्र शोणित संयोगे। सेकंड लाइन क्या कहती है श्लोक की? भवे दोष उत्कटा। भवे मतलब भविष्य में, भवे मतलब भविष्य में, दोष मतलब दोष, दोनों दोष, उत्कटा मतलब प्रीडोमिनेंस, उत्कटा मतलब प्रीडोमिनेंस। शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रीडोमिनेंट अवस्था में होते हैं वो भविष्य में उत्पन्न होने वाले बच्चे की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस श्लोक ऑफ आचार्य सुश्रुत। तो सुश्रुत ने तो क्या है? तो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? शुक्र शोणित संयोगे भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायते। व्हाट इट मीन? शुक्र का मतलब स्पर्म, शोणित का मतलब ओवम, संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन। मैं शुक्र और शोणित फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, at the time of fertilization of sperm and ovum, which dose is present in the predominant amount that will decide the personality of a baby or fetus. ठीक है? हाँ? अब बच्चा पैदा हो गया, अब हमें उसकी चेक करना है कि कौन सी प्रकृति है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ऐसा चार्ट होगा, उस चार्ट में वात के लक्षण लिखे होंगे, पित्त के लक्षण लिखे होंगे, कफ के लक्षण लिखे होंगे। We will ask him या we will observe कि भाई तुम चलते कैसे हो? वो बोलेगा बहुत तेज चलता हूँ। तो जो वात प्रकृति का व्यक्ति होता है वो बहुत तेज चलता है। हम सोचते हैं भूख कैसे लगती है? वो बोला बहुत खाना खाता हूँ। तो बहुत खाना खाना मतलब वो पित्त प्रकृति का लक्षण है। वो बोलता है कि नींद कैसी आती है? बहुत नींद आती है, हर समय नींद आती है, ये कफ प्रकृति का लक्षण है। ठीक है? तो उस चार्ट में जो हमारे पास एक चार्ट होगा उसमें हम दो साइन टिक करते जाएंगे। ठीक है? उसके बेस पे डिसाइड होगा कि उस व्यक्ति में कौन सा दोष सबसे ज्यादा है, कौन सा दोष सबसे कम है और कौन सा दोष मिडिल अवस्था में। ठीक है? समझ आया? हाँ? तो दैट इज हाउ टू डिसाइड प्रकृति। हाँ? तो अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति परीक्षण करना है, अगर किसी व्यक्ति का ये जानना है कि इस व्यक्ति में कौन सी प्रकृति है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा?
उस व्यक्ति में दोष के सिम्टम्स कौन कौन से प्रेजेंट है। ये तो मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, मेरा टॉपिक नहीं था प्रकृति, भाई ऐसा मैंने इसलिए बताई कि मैं एक लाइन में ये कहना चाहता था, जिस प्रकार मनुष्य की प्रकृति जानने के लिए दोषों का असेसमेंट किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की धातुओं को जानने के लिए उसकी सारता का असेसमेंट किया जाता है, या उसके सार को जानने के लिए उसकी धातुओं का असेसमेंट किया जाता है। हाँ, तो सेकंड लाइन व्हाट आई वांट टू से कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की प्रकृति को जानने के लिए दोषों का असेसमेंट किया जाता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के सार को जानने के लिए उसके धातुओं का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम फॉर 1 मार्क कि which परीक्षा इज डन टू डिसाइड द धातु सारता। ये सार को परीक्षा के सार को एग्जामिन करने के लिए किसका एग्जामिनेशन करोगे, एग्जाम होगा दोष धातु मल, तो आंसर विल बी धातु। ठीक है, समझ आया। हाँ, ऐसे प्रकृति जानने के लिए किसकी परीक्षा की जाती है, सार जानने के लिए किसकी परीक्षा की जाती है, ठीक है। हाँ, तो जैसे धातु में सात होती है सबको पता है, ठीक है, सात 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। तो वो जो 8 प्रकार है उसमें बात रसरत मास में रश्मि में जैसे 7 तो ये हो गए। 8वां कौन सा आया, 8वां आया सत्वसार। सत्वसार कौन सा है, सत्वसार। टोटल हमारे पास हो गए 8। कितने हो गए, 8। तो अब हम अलग अलग के बोलेंगे, किसी में रससार दोष ज्यादा है, किसी में रक्तसार ज्यादा है, किसी में मांससार ज्यादा है। तो जो एक प्रिस्क्रिप्शन का चार्ट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो उसको शॉर्ट करने के लिए आचार्य ने क्या बताया कि सार 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3। उत्तम, मध्यम, अवध। उत्तम, मध्यम, अवध। उत्तम मतलब बहुत बढ़िया, मध्यम मतलब ठीक ठाक, अवध मतलब कम। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने आचार्य ने क्या बोला कि सार 3 तरीके का होता है, उत्तम सार, मध्यम सार, अवध सार। हाँ, कौन सा, उत्तम सार, मध्यम सार, अवध सार। ठीक है, तो वैंडी से उत्तम सार इसका मतलब क्या है, तो जरूरी तो नहीं है एक व्यक्ति है सपोज एसिड कोई भी, उसके अंदर एक ही धातु उत्कृष्ट अवस्था में प्रेजेंट हो, जरूरी है नहीं। उसके अंदर 6 धातु उत्कृष्ट अवस्था में प्रेजेंट हो, 5 धातु उत्कृष्ट अवस्था में प्रेजेंट हो सकता है ना, 4 धातु उत्कृष्ट अवस्था में प्रेजेंट हो। तो अगर किसी व्यक्ति में 50% से ज्यादा 50%, 8 का 50% कितना होगा, 4। तो अगर किसी व्यक्ति में 4 से ज्यादा धातु उत्कृष्ट अवस्था में प्रेजेंट है, कोई सी भी 4 हो सकती है इसमें, रस मास में नजर एक्सपेक्टेड कोई सी भी 4 या 4 से ज्यादा, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उत्तम सार। ठीक है, ठीक है। 25% कितना होगा, 2। तो अगर किसी व्यक्ति में 2 या 2 से कम, ये एक भी नहीं, तो वो कैसा होगा, अवध सार। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में 2 और 4 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, मध्यम सार। ठीक है, समझ आया। हाँ, तो अब एग्जाम से कुछ क्वेश्चन आया, क्या है, सार परीक्षा। व्हाट यू विल राइट, आचार्य चरक has described assessment of SAR under the heading Dasvit Pariksha in Charak Samhita Vimanistan while explaining the Charak Samhita। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जिस प्रकार हम प्रकृति को जानने के लिए दोषों को जानते हैं, उसी प्रकार सार को जानने के लिए हम धातुओं को जानते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे कि जैसे किसी मनुष्य की प्रकृति निर्धारण में दोषों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के सार के निर्धारण में धातुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। Then we will write what it means। सार शब्द का मतलब क्या है, सार का मतलब है उत्कृष्ट अंश, best portion, the essence of each धातु, that is known as सार। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आचार्य चरक ने सार परीक्षा के अंदर 3 प्रकार के सार बताए हैं, उत्तम सार, मध्यम सार, अवध सार। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय उत्तम सार, हम हेड डालेंगे, फिर
लिखेंगे जब किसी व्यक्ति में 4 या 4 से अधिक धातुएं उत्कृष्ट अंश में प्रेजेंट होती हैं तो उस व्यक्ति को उत्तम सारपुरुष कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के 2 या 2 से कम धातुएं उत्कृष्ट अंश में प्रेजेंट होती हैं तो उस व्यक्ति को अवर्धमान कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति में 2 से लेकर 4 तक की धातुएं उत्कृष्ट अंश में प्रेजेंट होती हैं तो उस व्यक्ति को मध्यम सार कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? तो जैसे मैंने बोला था क्या कि प्रकृति में क्या होता है कि अगर बोले कि वात प्रकृति क्या है तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होंगे ना। पित्त प्रकृति क्या है तो उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। कफ प्रकृति क्या है उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। लाइकवाइज व्हेन वी से कि अगर ये पुरुष रससार पुरुष है तो उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। रक्तसार पुरुष है तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। मांससार पुरुष है पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। तो ऐसे ही आठों के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम धातु पढ़ेंगे जैसे हम धातु पढ़ेंगे रस धातु पढ़ेंगे तो उसमें रससार पुरुष पढ़ लेंगे। रक्त धातु पढ़ेंगे तो उसमें रक्तसार पुरुष पढ़ लेंगे। मांस धातु पढ़ेंगे तो उसमें मांससार पुरुष पढ़ेंगे। हमारे पास एक साइन और सिम्टम्स का एक प्रोफार्मा होगा, उस प्रोफार्मा के बेस पे हम सार परीक्षा करेंगे कैसे